Hello friends, welcome to third week of November. Today is 14th of November और आज के स्पेशल वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा डिस्क्लेमर आप सबको पता है, जैसे कि हमारा ये प्रोग्राम प्योरली एक एजुकेशन पर्पस हम वीडियो रिकॉर्ड करके आपको देते हैं। हर हफ्ते हम 2 बार मिलते हैं। मैं अपने पर्सनल तजुर्बे से चार्ट के ऊपर एनालिसिस करके मार्केट के बिहेवियर को आपके साथ शेयर करता हूं और उसके आधार पे क्या क्या होने की संभावना है वो हम अपना जिक्र करते हैं। तो अब हमारे शेयर किए गए व्यूज़ को लेना नहीं लेना ये आपका अपना पर्सनल चॉइस है और उसके व्यूज़ के आधार पर आप कोई भी अपना सौदा लेते हैं तो उसके पूरी जिम्मेदारी के साथ आप लीजिएगा। जैसा कि हमने अपने गुरुओं से सीखा है, हमको ग्रेटफुल और ग्रेसफुल दोनों होना चाहिए। यानी हमसे कोई भी भूल चूक होती है या हमें नुकसान लगता है तो हमें उसको एक ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमसे कोई मिस्टेक हुई होगी, तो उसी कारण से हमें लॉस हुआ है, ऐसे होता नहीं है। तो हमें उसमें सुधार करनी है, उसके पर और काम करना है। और यदि हमें अच्छा मुनाफा होता है तो हमें उसे अपने सर पे नहीं चढ़ने देना होता है और हमको शुक्रगुजार होना होता है मार्केट का भी, अपने गुरुजनों का भी और साथ ही अपने जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसका। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी का कहना है, कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, यदि आप कर्म ही नहीं करोगे तो क्या फल मिलेगा। तो खाली सोचने से कुछ नहीं होता दोस्तों, एक्शन तो लेना पड़ता है। अच्छा बुरा सब डिपेंड करता है हम क्या एक्शन लेते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जो पहले करते थे अब वही प्रथा को वापस शुरू करते हैं। अच्छे काम को शुरू करने के पहले हमें थोड़ा सा अपने गुरु को, अपने इष्ट देव को, सबको याद करना चाहिए और उसके बाद हम अपना यदि कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं तो उसका हमें बहुत विशेष लाभ मिलता है। ओम गुरुवे नमः। ओम ज्ञानलक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी धनलक्ष्मी नमः। जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों हम जब इस मंत्र का जाप भी करते हैं तो हमें काफ़ी सुकून भी मिलता है और मन में अच्छा रहता है। गुरुदेव की हम इसलिए आराधना करते हैं कि वो हमारे मार्गदर्शक करते हैं, हम कहीं भटके नहीं, हमें राह दिखाते हैं। माँ लक्ष्मी जी की हम इसलिए उनको स्मरण करते हैं क्योंकि धन लक्ष्मी ज्ञान लक्ष्मी के बिना आती नहीं है और जिनके पास ज्ञान लक्ष्मी है उनके पास सब कुछ है। तो हमें सद्बुद्धि देते हैं, हमें विवेक देते हैं, हमें अच्छा सोचने का, सही चीज़ सोचने का हमें राह दिखाते हैं। वो हमारी माता लक्ष्मी है और धन लक्ष्मी के बिना तो खैर किसी का गुजारा हो ही नहीं सकता है और पूरे सृष्टि को चलाने वाले जय श्री कृष्ण प्रभु जी हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो हमारा एक सिस्टम है, पिछले जो वीक में जो कुछ भी कारोबार हुआ है हम उसके बारे पहले एक रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि बात तो हम बहुत कुछ करके गए हैं इस पूरे साल में। 10 महीना ख़त्म हो चुका है, 11th मंथ रनिंग है। हम लोगों ने बातें की थी कि इस साल हम नया हाई देखेंगे। बहुत सारे इवेंट्स हुए, अप्रिय इवेंट्स हुए, विश्व में वॉर भी हुआ, क्रूड के दाम भी अनाप शनाप बढ़ गए, हमारे रुपए भी कमज़ोर हो गए, डॉलर इंडेक्स भी बहुत बढ़ गया, गोल्ड सिल्वर कुछ भी मूवमेंट नहीं दिया, सारे के सारे नीचे गिर गए, उस कमज़ोरी उसमें भी आ गई। इस सब खराब माहौल के बावजूद भी आपने देखा कि हम लोग कंपैरेटिवली पूरे वर्ल्ड मार्केट से हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं या वर्ल्ड मार्केट हमारे कंपैरिजन में अंडर परफॉर्म कर रहा है, एक ही बात है। लेकिन हम सही चल रहे हैं। हमारे यहाँ जब तक हम अपनी बात करें तो हमारे इंटरनल्स में कहीं कोई वीकनेस नहीं है, क्योंकि स्मार्ट मनी जो इस बाज़ार में आता है वो अपना पूरा रिसर्च करके ही पैसे लगाता है। तो इसलिए हमको उस पर डाउट नहीं करना चाहिए। जो मार्केट पे डाउट करता है वो ज़िंदगी भर डाउट्स में ही रह जाता है। तो इसलिए हमें पार्टिसिपेट करना होता है और सूझबूझ के साथ करना होता है, क्योंकि हम पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, वर्ल्ड मार्केट से जुड़े हैं। इसलिए मेरा एक तरीका है, मैं पहले
चौतरफा एक देखता हूँ, पूरे विश्व को देखता हूँ, हर क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है उसको देखता हूँ, अपने मतलब की कोई खबर है या नहीं है उसको भी देखता हूँ, और इन सब को देख करके ही मैं अपना कोई व्यू बना के आपसे शेयर करता हूँ। चार्ट्स तो दोस्तों जो मैं देखता हूँ वो सभी देखते हैं, ऐसा कुछ उसमें नयापन तो है नहीं, सबके लिए एक ही है, बस उसको देखने का, समझने का एक नज़रिया अपना अपना होता है, वही शायद थोड़ा सा जो है आपको एक अलग एज देता है। तो आप सब जानते हैं, प्योरली चार्ट्स को देखने की जगह मैं मार्केट साइकोलॉजी, मार्केट का मूवमेंट का बिहेवियर, प्राइस एक्शन, मूवमेंट बिहेवियर, इन सबको बहुत महत्व देता हूँ। तो पिछले हफ्ते हम बात करके गए थे, सब कुछ अच्छा है लेकिन हमें स्टॉक्स में चाल नहीं मिली है, ब्रॉडर पार्टिसिपेशन नहीं मिला था, और उस कारण से हमने आपसे कहा था कि भले सब कुछ ठीक है लेकिन मेरे को कुछ डाउट लग रहा है कि एक बार हम गिर सकते हैं, और जब गिरेंगे भी तो क्या क्या तरीका होगा। हमने 3 तरह की बातें शेयर की थी। वर्स्ट सिनेरियो यही था कि हम यदि 18,000 तक भी गिर जाते हैं कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन हमको वहाँ गिर के वहाँ पे उसको टिके नहीं रहना चाहिए, और हम वहाँ से यदि संभल जाते हैं, उस समय हम 18,200 पर थे, यदि हम 18,000 भी आ जाते हैं और वहाँ पर आकर के हम वापस संभाल करके ऊपर चलना शुरू कर देते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यदि 18,000 के नीचे की हमको क्लोजिंग मिलती है या वहाँ हमको 1 घंटे से ज़्यादा टिकता हुआ दिखता है तो हमको एक बार अपना जो ट्रेडिंग पोजीशंस है उससे हमको साइड हो जाना चाहिए। तो हम लोगों ने सारी बातें की। फ्राइडे को हमने देखा मार्केट, नॉट फ्राइडे, सॉरी, थर्सडे एक्सपायरी भी था, मार्केट थोड़ा कमज़ोर खुला, उसके बाद और कमज़ोर होता गया और 18,000 को भी उसने ब्रीच कर दिया, और लगभग हम 17,950, 60, 70, 80 जहाँ तक भी था, एक जो हमारा नीचे का जो लोएस्ट वीकली लेवल था हम वहाँ तक भी चले गए, लेकिन आधे घंटे से बेसी हम वहाँ टिक नहीं पाए। हम चार्ट्स पे जाएंगे, आपको दिखाएंगे, और उसके बाद धीरे धीरे, भले उसमें कोई चाल नहीं थी, कोई मूवमेंट नहीं था, कोई स्ट्रेंथ नहीं थी, लेकिन हमने मैनेज कर लिया 18,000 के ऊपर क्लोजिंग देने का। तो हमारे लेवल्स रेस्पेक्ट हो गए, कहीं कोई दिक्कत था नहीं। उसके बाद आपने देखा तमाशा फ्राइडे को, गैप अप खुले, ज़बरदस्त वाला खुले। बाज़ार चाहता तो उस दिन और तेज कर सकता था, लेकिन उस दिन भी एक दिक्कत थी, हमको कोई ब्रॉडर पार्टिसिपेशन उस दिन भी नहीं मिला। यदि हम बहुत प्रैक्टिकल होकर देखें तो हमारे जो HDFC के जो 2 शेयर्स थे और कुछ IT हमारे जो परफॉर्म नहीं किए थे, वो नस्डैक के कारण उसको परफॉर्म करना ही था, उनका पार्टिसिपेशन था, और उस कारण से जो है हमारे मार्केट में एक स्ट्रेंथ थी और ऊपर संभाल के रखा था। लेकिन हम जिसकी बात करके गए थे वो था स्मॉल कैप, मिड कैप, उसमें कोई मूवमेंट नहीं था। ये इस समय उसमें मूवमेंट नहीं आना ठीक नहीं है, लेकिन वो एक दिन की बात है। जैसा आप सब जानते हैं, हम एक दिन को उतना महत्व नहीं देते हैं, हमको फॉलोअप देखना होता है। तो अब इस वीक में यदि वो चलने शुरू कर जाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं भी करते हैं तो कोई खास चिंता का विषय अब नहीं है, क्योंकि हर चीज़ों का एक समय होता है, एक जगह होती है। अभी हम उस जगह आ गए हैं जो हमने आपसे पिछले वीक में शेयर किया था। 18,000 के ऊपर हम लोगों ने 2 वीक कंटिन्यूसली हमने सस्टेन करके क्लोज किया है, ये बहुत अहम बात है। दूसरी बात, निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ऑल टाइम हाई पर है, ये भी बहुत अच्छी बात है, और हमको वीकली क्लोजिंग भी हमको दोनों के अंदर में ऑल टाइम हाई पर मिली है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अच्छा संकेत है। अब खाली फ़र्क इतना ही है दोस्तों कि हम जिस जगह आ गए हैं यहाँ पर ऑल टाइम हाई पर खड़े हैं, यहाँ पे लोगों को विश्वास होना नहीं है, मार्केट विश्वास कराने देगी भी नहीं, इसीलिए मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन करेगी। करेक्शन से मतलब है खड़ा कर देगी, थोड़े झटके मारेगी, ये सब चीज़ चलता रहेगा, जिससे आपको या सबको किसी को विश्वास न हो। जो दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको पता है हम किस लेवल की एनालिसिस करते हैं, क्या क्या बातें करते हैं, और सब कुछ आपने होता देखा है 2-5 दिन 10 दिन आगे पीछे, लेकिन होता सब वैसे ही है। तो एक हमको ब्रॉडर पिक्चर यदि हमको मिल जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। समस्या बाज़ार में सिर्फ एक ही है, वो है वीकली एक्सपायरी। जब से ये सिस्टम इंट्रोडक्शन हुआ है निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी का, उस चक्कर में गेम जो है बहुत
थोड़ा अलग हो चुका है। हर हफ्ते जो जितने भी ऑप्शन राइटिंग सब हुआ रहता है, उनकी पोजीशन के आधार पे कुछ गेम बनना होता है और टेम्परेरी चीज़ों का जो है डिले हो जाता है। ये कार्यक्रम तो हर हफ्ते ही होता है, तो इसीलिए टोटल में 5 वर्किंग डेज है हमारे इस बाज़ार में, जिसमें से 1 से 2 दिन तो यही लोग बर्बाद कर देते हैं। यदि मैं ऐसा कह रहा हूँ तो कोई गलत नहीं है, मुझे कोई इसमें कोई ऐसी मतलब संकोच भी नहीं है कहने में। हम लोगों ने देखा ये होते हुए, और उसमें अननेसेसरी का जिन लोगों को ज़्यादा ज्ञान नहीं है या समझ ज़्यादा नहीं है, उन लोगों का काफ़ी नुकसान करके बाज़ार ऊपर चल जाती है। यदि आप थोड़ा सा सोच करके देखिए, हम लोग 9,000 के निफ्टी से 18,000 पर आ गए हैं। 2 साल का समय भी बीत गया है, 2.5 साल इनफैक्ट हो गया है। कितने लोगों ने कमाया, और जितने लोगों ने कमाया भी था उन सब के पैसे भी ये लेके चला गया। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो इंट्रोडक्शन जब कभी भी इन्होंने किया था 4-5 साल पहले, वो एक्चुअली में बहुत अच्छा नहीं है एक स्मूथ ट्रेडिंग सेशंस के लिए। तो हमको ये चीज़ ध्यान में रखते हुए करना होता है। तो हम आपसे बराबर एक बात शेयर करते हैं, आज भी करेंगे। अच्छी एनालिसिस करना एक बात है, उस पर सौदे बनाना एक बात है, और उस सौदे को कैसे हम संभालते हैं वो एक बात है। ये सब चीज़ें बिना आप प्रॉपर एक लर्निंग और प्रैक्टिस के आपको नहीं हो सकता है। तो यदि आप बाज़ार में निरंतर कंसिस्टेंटली कमाना चाहते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वीकली यदि आप ऑप्शन राइटिंग करते हैं और बहुत स्किल्ड हैं, आप वीकली में पार्टिसिपेट करते हैं, एक अलग बात है। यदि आप ऑप्शन बायर हैं तो हमेशा आपको मंथ एंड का कॉन्ट्रैक्ट में ही आप सिर्फ काम करेंगे तो आपके सेहत के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ऑप्शंस का मतलब क्या, एक समय रेखा उसमें बंध जाती है। मैक्सिमम 20 डेज है वर्किंग डेज, और कभी कभी कम भी होता है, और जितने दिन बीतते जाते हैं उतना दिन घटते जाता है। तो हम जो एक व्यू बनाते हैं, हम उस व्यू को एक तरह से चैलेंज कर देते हैं कि उसको इतने दिनों के अंदर ही होना है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसमें बहुत बार हम लोग फंस जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आर्ट है, इसलिए बिना कोई प्रॉपर सूझबूझ के ऑप्शन में काम करना उसकी मेरी सलाह नहीं है। ऑप्शन में पैसे बहुत बड़े बनते हैं, ज़रूर करना चाहिए, लेकिन आप पहले प्रॉपर उसमें काम करना सीख लें। उसके बाद सिर्फ रैंडम हमारे या किसी और के सुझाव देने पर आप यदि ऑप्शन में एंटर कर लेते, एक बार ट्रेड ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप जब कोई सौदा बना लेते हैं तो मान के चलिए सौदा लेने के बाद तो आपको उसको अब उसका रिज़ल्ट लेना ही होगा, चाहे फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो। तो इसीलिए हम एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट, हमारा काम क्या है, मार्केट में बने रहना, अपने कैपिटल को प्रोटेक्टेड रखना, और जितना हो सके हम संभल के काम करेंगे तो अच्छा है। पैसे कम आए ज़्यादा आए बनेंगे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाएंगे और कम समय में यदि बहुत बड़ा पैसा बनाने का हम प्लानिंग कर लेंगे तो हमें दिक्कत आएगा ही। यदि आप एक बड़े नज़रिए पे रहेंगे, बड़ा टाइम फ्रेम लेके चलेंगे, आपको नुकसान जल्दी से नहीं होगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। डेफिनेटली बाज़ार की समझ तो आपको होनी होगी, और मैं एक जिम्मेदारी लेके रखा हूँ, आपके साथ जुड़ता हूँ हफ्ते में 2 बार, अपना एक गाइडेंस देता हूँ। जब मैंने मेरा करियर शुरू किया, मुझे कोई बताने वाला, कोई राह दिखाने वाला नहीं था। आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए, आज YouTube है, बहुत सारे लोग अपने अपने व्यूज़ देते हैं। मैं भी एक प्रयास करता हूँ और आपको एक अच्छी ऑनेस्ट गाइडेंस, ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करने का प्रयास करता हूँ। अब उसमें उसको मानना नहीं मानना, उस पर काम करना नहीं करना, ये आपका पर्सनल चॉइस रहेगा। तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखें। हम इसके अलावा एक बात और आपसे कर रहे हैं बराबर से, कि हम लोग बहुत बड़े बुल मार्केट में एंटर कर चुके हैं। ये बात हम 2 साल पहले से कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट जस्ट बिफोर कोविड से हम कर रहे हैं, क्योंकि कोविड के पहले जो बजट आया था, उस बजट के अंदर में सरकार ने टैक्स रेट कम कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा तो क्या देखने को मिला ही नहीं, क्योंकि वो बजट के तुरंत बाद ही कोविड आ गया और पूरा विश्व स्टैंड स्टिल हो गया। सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत बड़ा रुकावट पैदा हो गया, सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गया,
इसी कारण से साल 2 साल कंपनियों के पास मुनाफा ही नहीं हुआ। यदि मुनाफा नहीं हुआ तो टैक्स रिडक्शन का बेनिफिट उनको कहाँ से देखने को मिलेगा। तो वो इतनी बड़ी अनाउंसमेंट थी अपने आप में जो ढक करके रह गई। कोविड के समय में भी संजोग ऐसा रहा कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छे फैसले लिए, बहुत अच्छे स्टेप्स लिए, जिसका जो हमारे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हमारे लिए तैयार किया, और हम कंपैरेटिवली वर्ल्ड मार्केट में हम बहुत बेटर प्लेस्ड हो गए हैं और हम बहुत अच्छा आगे चलने जा रहे हैं। इसके अलावा हमको और एक एडवांटेज क्या मिल गया, ये सारा जो कोविड का प्रॉब्लम था ये चाइना का क्रिएट किया हुआ था। लोग उससे तकलीफ़ में काफ़ी आ भी चुके थे और सब उससे काफ़ी हद तक, अभी जब ये बात कहीं खुन्नस खा गए तो ये गलत नहीं होगा। इसके बावजूद भी चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और उसने ताइवान के साथ में भी छेड़खानी शुरू कर दी। तो ये मार्केट को, पूरे वर्ल्ड को समझ में आ गया कि अब हमको इनसे थोड़ा सा अब अपने को डिस्टेंस करना पड़ेगा और हमको ऑल्टरनेटिव हमको अपने प्रोग्राम्स को बनाने पड़ेंगे अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को चलाने के लिए। तो उसके अंदर में क्योंकि हम बेटर प्लेस्ड हैं, हमारे पास पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, हमारे पास रिसोर्सेज भी बहुत है, हमारी कंट्री बहुत चीज़ों के अंदर में जो है एकदम रिच है। इस कारण से हर तरफ से लॉजिकली हमारे तरफ उनका ध्यान जाना लाजमी है और वो गया भी है और ये सब हम देख भी रहे हैं। अब धीरे धीरे हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब बनना शुरू हो जा रहा है वर्ल्ड के लिए, और हमारे मोदी साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने जो एक इनिशिएटिव लिया था मेक इन इंडिया का, वो भी जो है अब काफ़ी अच्छा रूप ले रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया, इसके ऊपर जो इनका ध्यान गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उन सब चीज़ों पे बहुत काफ़ी फ़ायदा मिला है। जीएसटी का इंट्रोडक्शन, देखिए दोस्तों, कुछ भी चीज़ होता है उसमें एक बात हमेशा होती है, टुडेज पेन टुमारोज गेन। तो अब जीएसटी का जो इंट्रोडक्शन हुआ उसके रिजल्ट्स हम अब आते हुए देख रहे हैं, क्योंकि जितना भी कारोबार होता था हिंदुस्तान में जो कि कभी बुक्स में नहीं आता था, अब वो बुक्स में आने लग गए हैं। इसी कारण से सरकार के पास में टैक्स कलेक्शन आने लग गया है। हम देख रहे हैं लगातार पिछले 8 महीने से हम रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन करते जा रहे हैं। यहाँ तक कि हम लोगों ने, जो पिछले वीडियो में आपसे मैंने शेयर भी किया था, करीब 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का हमारा जीएसटी कलेक्शन हुआ है अक्टूबर मंथ में। लेकिन ये वो मंथ था जो कलेक्शन तो अक्टूबर में हुआ है, लेकिन आंकड़ा था वो हमारा सितंबर मंथ का। तो सितंबर नॉर्मली हम लोग जानते हैं श्राद्धों का समय होता है, लोग बाग नई परचेजेस नहीं करते हैं, और इसी कारण से उम्मीद ये होती है कि सबसे लोएस्ट कलेक्शन उस मंथ में होगा या लोएस्ट सेल्स उस मंथ में होगा। लेकिन उसके बावजूद भी वो जो फिगर कलेक्शन का था वो सेकंड हाईएस्ट एवर था आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी सिस्टम। तो अब सोचिए दोस्तों, वही बात मैं पिछले वाला वीडियो का रिपीट कर लेता हूँ, जो इस बार आपको कलेक्शन आएगा नवंबर मंथ में, वो अक्टूबर मंथ का आएगा। यदि अक्टूबर मंथ में का, जिसमें फेस्टिवल में नवरात्रा था, बंगाल में दुर्गा पूजा थी, पूरे हिंदुस्तान में दीपावली थी, तो इतने सारे जब पर्व होते हैं और दीपावली के बाद में हम लोग देखते हैं कि मैरिज सीज़न भी शुरू हो जाता है, तो इन सब का जो एक बहुत ही अलग, जिसको बोल सकते हैं हम, बड़ा रूप में हमको सेल्स का फिगर देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी बड़ी संभावना है कि जीएसटी कलेक्शन इस बार बहुत बड़ा आएगा। तो ये सब चीज़, तो ये सब बातें मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूँ। पहले आप सब, मुझे पता है सामने व्यू क्या होने वाला उसकी आप इंतज़ार कर रहे हैं। व्यू तो देखो दोस्तों, आपको सबको पता है मेरा क्या है। हम बहुत बड़े बुल मार्केट में एंटर कर चुके हैं और हम आपको 2 साल 3 साल से बोल रहे हैं ये हेटेड बुल मार्केट है। इस बुल मार्केट में हर चाल में लोग को एक तरह से आप पाएंगे, उनको अंदर से तकलीफ़ है, घृणा है, नफ़रत है। इस चाल को देख करके अविश्वास उनको रहेगा कि ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। लेकिन आप सब देखिए, जीएसटी का आंकड़ा कोई वैसा नहीं है जो मैनिपुलेटेड फिगर हो। आप इनकम टैक्स को मैनिपुलेशन कर सकते हैं, लेकिन जीएसटी के आंकड़े को नहीं कर सकते हैं। इनकम टैक्स का फिगर भी इस बार आया है कलेक्शन का, ये सब चीज़ें हम शेयर करेंगे।
आज के तारीख में एक अच्छी बात यह है, जितने भी खराब न्यूज़ थे बाज़ार ने उसको समय ज़रूर लिया है, करीब करीब 7 से 8 महीना ले लिया है एक्स्ट्रा, और उसको पूरा उसने डाइजेस्ट कर लिया है। यदि बाज़ार को गिरना होता था तो इसके पास बहुत कारण थे, बाज़ार नहीं गिरी, संभाल के अपने आप को यहाँ पर ऑल टाइम हाई पर ले आया है। हम लोगों ने जो करेक्शन शुरुआत किया था लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर 2021 में, हम पूरा 1 साल उसको क्रॉस कर चुके हैं, बल्कि 1 साल से ज़्यादा ही क्रॉस कर चुके हैं। यानी हमारा, आप यदि टेक्निकल एनालिसिस का थोड़ा भी ज्ञान रखते हैं तो आप देखेंगे करेक्शन जो होता है वो प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों होता है। प्राइस वाइज तो हम पहले ही कर चुके थे मार्च मंथ में, उसके बाद तो हम खाली घसीट ही रहे थे, और टाइम वाइज करेक्शन ज़रूरत से ज़्यादा उसने कर लिया है। तो अब हम लोग टाइम वाइज प्राइस वाइज दोनों करेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। छोटे मोटे इश्यूज पूरे विश्व में लगे रहेंगे, और मार्केट को वैसे भी हर चाल में एक रनिंग करेक्शन देनी होती है। उसके लिए खबरें कोई ना कोई चुन लेगा। टीवी आप खोलेंगे तो आपको हमेशा एक ही बात मिलेगा फर्स्ट डे ऑफ द वीक में, कि इस वीक खबरों का ये सिलसिला होने वाला है, इस वीक ये आंकड़े आएंगे। कभी वो आंकड़े चाइना के बारे में बात करते, कभी वो आंकड़े लंदन के बारे में बात करते, कभी अमेरिका के बात करते, कभी इंडिया के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब क्या है, आप यदि सर पे इनका हैंगओवर लेके रखोगे तो आप जीवन में काम ही नहीं कर सकोगे। ऐसे में आपको क्या करना होता है, आपको बहुत प्रैक्टिकल थिंकिंग करनी है। नंबर 1, आपके पास कैपिटल लिमिटेड है, चाहे वो कितना ही बड़ा फिगर क्यों ना हो, है लिमिटेड ही, एक बात ध्यान रखिएगा। दूसरे, मार्केट में ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं। बहुत सारे से मतलब ये है, यदि हम इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में भी आपको कम से कम अच्छे कंपनी में बात करें, ढंग की कंपनी की बात करें तो 2000 से ज़्यादा कंपनियां हैं। हम एफएनओ सेगमेंट की बात करें तो 200 से ऊपर कंपनियां हैं। तो आप सोचिए, कैश में, फ्यूचर्स में, ऑप्शन में, इक्विटी मार्केट में आपको कितने सारे ऑप्शंस आपके हाथ में आ जाते हैं सौदे लेने बनाने के, चाहे वो ट्रेडिंग के हो, चाहे शॉर्ट टर्म हो, चाहे मिड टर्म हो, चाहे लॉन्ग टर्म हो। आप सबको नहीं ले सकते हो, ये आपको समझना होगा और आपको सिलेक्शन करना होगा कि आपका पैसा सही जगह लगे। इसलिए आपको जहाँ पैसा लगाना उसका चुनाव करना होगा, कैसे लगाना है उसका आपको एक डिसीजन लेना होगा, उसकी एक रणनीति अपनानी होगी, एक स्ट्रैटेजी रखनी होगी, और उसके बाद आपको उस पर अमल करना होगा विश्वास रख के। क्योंकि अच्छा पैसा, बड़ा पैसा सिर्फ विश्वास से बनता है, अच्छी एनालिसिस से नहीं बनता है दोस्तों। एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको जो उस एनालिसिस पर भरोसा नहीं है आप नहीं बना पाएंगे। और आप यदि किसी भी स्ट्रैटेजी के बिना आप यदि मैदान में उतरेंगे तो आप किसी भी गेम में सफल नहीं हो सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रख करके हमेशा अपना होमवर्क पहले करिए, क्योंकि यहाँ से अब मैं आपको बता दूँ, जो करेक्शन की बात थी उसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। करेक्शन पूरा हो चुका है, तो यहाँ से बहुत बड़ी संभावना है कि हम अब यहाँ से कम 2 साल का बुल रन में एंटर कर चुके हैं, शुरुआत कर चुके हैं, और हम 2 साल के बुल फेज में जा चुके हैं। स्टार्ट हो चुका है। करेक्शन बीच में आते रहेगा, नाक के सीधे बाजार कभी नहीं चलता है। रनिंग करेक्शन बहुत हेल्दी होता है। आपके लिए ज़रूरी क्या है, हर बार समझाता हूँ, आज फिर समझाता हूँ, वो है स्टॉप लॉस। आप अपने लॉसेस को खाली आप समझिए, पहचानिए, उसको डिसाइड करिए और उसको रिस्पेक्ट करिए। उसके बाद प्रॉफिट्स को राइड करिए। अभी हम जब बात किए थे 2 महीना पहले, हमने आपसे क्या कहा था, जिस दिन थोड़ा भरोसा आएगा तब तक स्टॉक्स 20, 30, 40% बढ़ चुके होंगे। आपने क्या देखा? आप यदि PSU बैंक्स की बात करते हैं, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे कैनरा बैंक हो, चाहे फेडरल बैंक हो, चाहे आप बिना PSU बैंक की बात कर रहे हैं, एक्सिस बैंक हो, चाहे आपके IDFC फर्स्ट बैंक हो, स्टेट बैंक हो, सब कहाँ पहुँच गए हैं? वाई जस्ट बैंक्स? NBFC को देख लीजिए, सेम स्टोरी। इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स को देख लीजिए, चाहे वो आपका सीमेंट सेक्टर हो, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अंबुजा सीमेंट वगैरह कहाँ पहुँच गए, इंडिया सीमेंट कहाँ पहुँच गए, सब आगे निकल गए। आपने पैसे बनाए नहीं ना? तो सीख लीजिए, आप किसी से भी ट्रेनिंग लीजिए। मार्केट में बहुत सारे गुरु अवेलेबल हैं। मैं आपसे प्रॉमिस किया था, मेरी भूल रह गई, मैंने आपको
शेयर नहीं किया कि मैं किन किन को फॉलो कर चुका हूँ। मैं आपको आज ही एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। हमारे सभी उन्हीं गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ, जिसमें सर्वप्रथम हमारे मार्केट खुद ही हैं गुरु। हमारे जीवन से हम बहुत सीख लेते हैं, वो हमारे गुरु हैं। साथ में स्टॉक मार्केट की जर्नी में यूट्यूब के माध्यम से या हम उनके लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं, हम उन सभी गुरुओं को हम नमन करते हैं, शुक्रिया करते हैं, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स के बिना, उनके गाइडेंस के बिना आज मैं ये वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता। मेरे जो गुरुज हैं वो सिर्फ स्टॉक मार्केट रिलेटेड नहीं हैं, उसमें मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं, अच्छे अच्छे बातें करने वाले लोग भी हैं, तभी हम अपने सोच विचार में शुद्धि लेके आ पाते हैं, सकारात्मक सोच ले पाते हैं। हमको पॉजिटिव बने रहने से ही कुछ हमारा बनेगा। नेगेटिव सोच में सिर्फ खेला बिगड़ता है। तो इसलिए अपने दिमाग से नेगेटिविटी को दूर करिए। सब गुरु अच्छे होते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। सब कोर्सेज अच्छे होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। हम जब नर्सरी से लेकर के कॉलेज तक गए, पोस्ट ग्रेजुएशन तक किया, चाहे हम कितने ही बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल या कॉलेज में गए हों, हमारे पास तो हर क्लास के अंदर हमने देखा हमको 5-6 गुरु मिले थे कि नहीं। सबका अपना अपना सब्जेक्ट था। इसके बाद हम हर लेवल क्रॉस करते गए, तो हर लेवल क्रॉस करने के बाद भी हमको अलग अलग गुरु मिले। एक गुरु लोअर लेवल के क्लासेस के लिए मास्टर है, एक मिड लेवल के लिए, एक हायर लेवल के लिए और एक प्रोफेशनल लेवल के लिए। तो हमको तो उन सब के साथ रहना पड़ता है। तो आप सिर्फ सोचेंगे कि हम एक गुरु को लेके ही चल पड़ेंगे, ये शायद संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने ऐसा करके देखा है। इसलिए मैं जो कुछ भी शेयर करता हूँ, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ नॉलेज रिसीव फ्रॉम वेरियस गुरुज इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माई जर्नी ऑफ स्टॉक मार्केट। मेरा नाम प्रवीण प्रताप अग्रवाल है। मैं स्टॉक मार्केट में 1989 से काम कर रहा हूँ, 30 साल से ऊपर हो गया है। एक्टिव ट्रेडर हूँ, इन्वेस्टर हूँ और अब टेक्निकल एनालिस्ट भी हूँ। सर्टिफाइड नहीं हूँ, प्रयास में लगा हूँ। बहुत जल्दी सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा, तो फिर हम एक अलग लेवल का प्रोग्राम भी शुरू कर पाएंगे। तब तक के लिए मैं सिर्फ जो मैं खुद करता हूँ वो आपसे शेयर करता हूँ। डिस्क्लेमर में जो ज़रूरी बातें होती हैं उसमें सबसे अहम ये है कि मैं जो कोई भी व्यू शेयर करता हूँ, या मान के चलिए उसमें बहुत सारे व्यूज़ में मैं खुद काम करता हूँ, मेरी पोजीशन होती है, उसमें मेरा स्टेक रहता है या मेरे साथ जुड़े हुए दोस्तों का रहता है। तो कोई ये सोच लेता है कि हम अपना माल किसी को चिपकाने के लिए यहाँ आते हैं, तो उसकी भूल है। हम यहाँ सिर्फ ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करने आते हैं। बाज़ार में इतना वॉल्यूम है, हमारी ताकत नहीं है कि हम किसी भी शेयर के प्राइस को हिला दें। और हमको यदि माल अपना सल्टाना होना है तो बाज़ार में इतने बायर हैं कि वो एक बटन दबाएंगे तुरंत साफ़ हो जाएगा। तो इसलिए आप इन बेकार के लोगों की बातों में ना आ करके अपने सूझबूझ के साथ में आप सौदा लें, अच्छा रहेगा। अब चलते हैं हम आगे। हमारे को अब समझना ये है कि यहाँ से मार्केट कहाँ तक गिर सकता है। देखो दोस्तों, यदि कोई नया गड़बड़ नहीं हो जाए तो अब हमारी जो जिसको बोलते हैं स्टॉप लॉस बड़ा वाला, वो अब हमारा 17,950 बन गया है। हमारा वैसे तो वीकली लेवल भी यही है। एक बार हम थोड़े लेवल्स को भी शेयर कर लेते हैं। ये हमारा इस वीक का लेवल है। इसमें आप देखिए हाईएस्ट लेवल 18,750 है, लोएस्ट 17,950 है। यहाँ हम इस हफ्ते में 18,275 के नीचे हमको शॉर्ट टर्म के लिए यानी इस वीक के लिए थोड़ा सा कमज़ोरी का संकेत मिलता है, जब हम नीचे की तरफ जा सकते हैं। आज का हम डेली का लेवल देखें तो लोएस्ट 18,250 का है। आपको याद है, मैं फिर दोहरा देता हूँ, हमारे लेवल्स पे काम करने का तरीका क्या होता है। हमको डेली लेवल पे काम करना होता है। हमारे कोई भी लेवल, चाहे डेली हो, चाहे वीकली हो, चाहे मंथ। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा कुछ नेटवर्क इशू हो गया था, ब्रेक लग गया है। मैं एक बार जरा चेक कर लेता हूँ। तो हमारे जो लेवल्स हैं, ये आप जानते हैं कोई भी टाइम फ्रेम का जल्दी से ऊपर या नीचे का क्रॉस नहीं होता है, अनलेस अनटिल उसको उस दिशा में चाल को बढ़ानी होती है। तो जब तक हम 18,250 के ऊपर हैं आज और उसके नीचे हम 1 घंटे ज़्यादा सस्टेन नहीं करते हैं, तब तक हमारी दिशा इसके ऊपर ही रहेगी। तो हमको ऐसे केस में क्या करना चाहिए? यदि हम
18,450 के आसपास खुलते हैं, जो कि देख के लग रहा है खुलना चाहिए। जब हमने अपना ये प्रोग्राम का होमवर्क किया था उस समय 18,500 का करीब एसजीएक्स दिखा रहा था, लेकिन इसके ऊपर खुल भी जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद टिकना होगा उसको कम से कम आधा घंटा। पहला चीज तो ये हो गया। तो इसलिए यदि नहीं टिकता दिखे तो आप प्रॉफिट अपना यहाँ बुक कर लें, नीचे आए फिर पोजीशन बना ले। ये है डेली के जो ट्रेडिंग करने वाले लोगों का नजरिया की बात करें। दिमाग से निकाल दो कि हम ऑल टाइम हाई पर आ गए हैं तो हमको अब यहाँ से गिरना है। सारी दुनिया सोच रही है, उनको सोचने दो। हमको पता है जब हम ऑल टाइम हाई पे आए हैं और ऐसे कंडीशंस में आए हैं तो हमको गिरने के लिए नहीं आए हैं। और यहाँ आज की तारीख में किसी का हिम्मत ही नहीं है परचेज करने की। सब इंतजार कर रहे हैं अब कि एक बार फिर से गिर जाए तो हम पोजीशन बना लेंगे। तो मार्केट ऐसे ऑब्लाइज नहीं करती है। मार्केट ने ऑलरेडी 1 साल से ज्यादा ऑब्लाइज कर दिया लोगों को, खूब मौका दिया है। जो लोग तरस रहे थे 2021 में अगस्त सितंबर तक कि एक बार गिर जाए हम ले लेंगे, तो बाजार गिर भी गई, अच्छे से भी गिरी, समय भी दे दिया, लेकिन कोई ले नहीं पाए। हम वीकली लेवल पर आते हैं तो जब तक हम 18,425 के ऊपर है तब तक हम तेज हैं। 18,275 425 न्यूट्रल जोन है, कोई बात नहीं है। डे ट्रेडर के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हमारा यही लेवल हमारा आज का पूरा नीचे और ऊपर का रेंज है। तो आपको खूब आराम से आप सौदे अपने बना सकते हैं, ले सकते हैं। जो पहले सौदा लेके आए हैं उनको तो खूब बधाई हो, अपना प्रॉफिट बुक कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। बाजार यहाँ पर अब जैसा हम पिछली बार बात की है खूब आराम से 18,600 700 तक जा सकता है, जो कि हमारा इस वीक का हाईएस्ट लेवल भी है। हम एक बात और करके गए थे कि इस बार बाजार 19,000 तक जा सकता है, जो मंथ का हाईएस्ट लेवल है। उसके बाद उसको वहां से करेक्शन देना है, देगा, पूरी संभावना है। क्योंकि जितना जब चाल बड़ा आया उसको करेक्शन तो लेना पड़ेगा। तो वो करेक्शन कहां तक होगा? हमने बात किया था आपसे 18,000 तक। हो सकता है जैसे समय बीते वो 18 की जगह 18,200 ही बन जाए, इट मे बी। तो अभी हम जहां पर हैं हमारे पास हमेशा 200 पॉइंट का निफ्टी का स्टॉप लॉसेस रहेंगे और हमको उसको वैसे प्ले करना है। हर ऊपर लेवल पे आता है एज अ ट्रेडर आपको प्रॉफिट बुक करना है, हर नीचे के लेवल पर एज अ ट्रेडर आपको पोजीशन वापस बनानी है। शॉर्ट गलती से भी नहीं करना है। जब पहले बाजार खराब था तब मैं कहता था शॉर्ट नहीं करना है, अब तो सोचना भी पाप है। तो शॉर्ट तो करना ही नहीं है। कुछ दिन पोजीशन हाथ में ना रहे चलेगा, हर डिप में बाई करना है। आपको रेंज मिल गया है, यहां से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बेहतरीन हो चुका है। ये बाजार आपको मैं फिर से याद दिला दूं, हमारा एक जो टारगेट था कि इस साल के आखिरी तक हम, ये कैलेंडर ईयर के आखिरी तक हम 20,000 तक जाएंगे, इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। तो ये बाजार जब तक 20,000 नहीं जाता तब तक किसी को सवार भी नहीं होने देगा, किसी को भरोसा भी नहीं आने देगा। तो ये ऊपर नीचे करके परेशान करते हुए आगे चलता रहेगा। बस यही है, आपको हमको परेशान नहीं होना है। अपने इन लेवलों को जो मैं आपसे शेयर करता हूं उसको अपना गाइडिंग फैक्टर मान के आप आराम से चलें, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। इस हफ्ते का लोएस्ट लेवल आप देख चुके हैं, 17,950 है। तो यदि हमको 18,000 यहाँ पर आता दिखता है तो चूकना नहीं चाहिए, बाई पोजीशन जरूर बनानी चाहिए। डेफिनेटली माहौल थोड़ा खराब होगा तभी नीचे आएगा। आपको पूरे चार्ट्स पे लेके चलूंगा। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि आज काफी बड़ा वीडियो होने वाला है। हम पूरे वर्ल्ड को देखेंगे कैसे कैसे काम हुआ है, जिससे आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि हम ऊपर जा रहे हैं। तो जब तक हम 17,800 के ऊपर हैं तब तक हम न्यूट्रल से लेके पॉजिटिव जोन में ही हैं। तो ये तो आपके लिए पहला आपको गाइडिंग फैक्टर मिल गया है। इस पूरे वीक में 17,950 के ऊपर जब तक है तब तक हम ऊपर ही हैं, और हमारा बाई जोन 18,200 के ऊपर है, वीकली 18,400 के ऊपर है, और डेली पे भी देखें तो 18,250 के ऊपर है। तो मोटा मोटी 18,200 को हम सेफली अपना हम एक स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे पहला वाला स्टॉप लॉस मान के राइट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी को भी आपको इसी तरह से देखना है। बैंक निफ्टी का वीकली लेवल 43,000 का है, डेली का देखें तो बहुत नजदीकी है, 42,500 है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हमारा 42,500 के ऊपर हम स्ट्रांग दिखाएंगे वीकली में भी, मंथली में भी। लेकिन क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत परफॉर्म कर चुका था इसलिए थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकता है, लेकिन ऐसा अब शायद ना होगा, क्योंकि पिछली बार की जो तेजी थी उसमें
सारे के सारे हमारे पीएसयू बैंक्स ने ज्यादा रोल प्ले किया था। अब हमारी बारी है प्राइवेट सेक्टर बैंक की, यानी हमारे जो दिग्गज जिनका निफ्टी में, बैंक निफ्टी में वेटेज बहुत ज्यादा है, वो हमारा एचडीएफसी बैंक हो गए, आपके स्टेट बैंक है, आपके आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक भी यहाँ पर अपना कोई स्टेक सेल, जो उसके पुराने प्रमोट जो भी थे स्टेक होल्डर थे, उन्होंने अपना अच्छा खासा स्टेक को सेल किया है। उसके बाद भी आपने क्या देखा, वहीं खड़ा है, कोई खास गिरा नहीं है। तो जो भी उसमें करेक्शन आनी थी उस चक्कर में आ गया, वो भी लीड करेगा। कोटक बैंक तो अभी तक चला नहीं है, उसका भी नंबर आएगा। तो ये सारे मिल करके बहुत अच्छा इसको मूवमेंट देंगे, इसकी बहुत हाई चांसेस है। तो हम लोग अपना इन लेवल्स को देख के करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा निफ्टी के जो लास्ट काम हुआ था फ्राइडे को, उसका जितने निफ्टी को ड्रैगर्स हैं वो ये थे। सिर्फ चुनिंदा कुछ छोटे स्टॉक्स थे जिनमें पहले चाल बड़ी बन चुकी थी। इसमें कोटक को छोड़ करके सब में चाल ठीक आ चुकी थी, और उनका भी कंट्रीब्यूशन देखिए खाली 6-6, 5-5 पॉइंट का ही था। तो इतना छोटा सा करेक्शन था। ये है निफ्टी को जो खींच के ले जाने वाले। एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी, रिलायंस, टीसीएस, लार्सन टूब्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा। याद है दोस्तों मैं आपसे क्या कहता था? अब टाइम आ गया है आईटी सेक्टर का, शुरू में थोड़ा कम चलेगा, बाद में तेज चलेगा। अब ये देखिए, आपने इस लिस्ट में क्या देखा, यहां से लेके लास्ट तक सारे टॉप क्लास शेयर्स हैं। ये एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि अब एफआईआई की बाइंग भी शुरू हो गई है। एचडीएफसी बैंक ये वो शेयर्स है जो बहुत बुरी तरह पिटे हुए थे पिछले जो 1.5 साल के करेक्शन में। ये सबसे ज्यादा ऑफलोड किए गए शेयर्स थे सारे एफआईआई के। अब ये वापस अपनी पोजीशंस बना रहे हैं। टीसीएस 4,000 से ऊपर का स्टॉक 3,000 के नीचे आ गया था। ये सब इनके ऑफलोड किए हुए शेयर्स थे, इनमें वापस बाइंग शुरू हो गई है। तो ये सारा आपके सामने में खेला है, आपको इसको ऐसे देखना है। आज मैं आपको ये सब चीजें दिखा रहा हूं। बैंक निफ्टी में देखिए, सिर्फ एचडीएफसी बैंक का ही 700 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन था। तो एचडीएफसी बैंक जिसको हम सब भूल गए, इग्नोर करके साइड छोड़ दिए हैं, इकलौता हीरो था हमारा फ्राइडे का। तो ये कितना एक इंडिकेशन दे रहा है आपको। एक्सिस बैंक का भी अब देखिए, उसके जो भी पोजीशन ऑफलोड होनी थी थर्सडे को होने के बाद, इसमें भी बाइंग इंटरेस्ट है। और आईसीआईसीआई बैंक में बहुत बड़ी चाल बन चुकी थी, थोड़ा बहुत करेक्शन बनना जरूरी है। तो ये आप देख रहे हैं मूवमेंट। निफ्टी को आप देखें तो निफ्टी 50 के अंदर में 35 एडवांसेस है, 15 डिक्लाइन है। सेक्टर वाइज देखें तो लगभग सारे सेक्टर चले हैं। सिर्फ एक ऑटो सेक्टर ऐसा है जो हमारे कम परफॉर्म किए थे। तो और बाकी आपने चाल देखी है, एक तरफा बढ़िया चाल है, पूरे दिन मेंटेन भी करके रखा है, ऐसा नहीं कहीं कोई गड़बड़ है। ये हमारे की इंडाइसेस हैं जिसमें आपने देखा है कि वीकली बेसिस पर देखें तो सबसे बेहतरीन चाल जो मिली है वो है निफ्टी बैंक को। 2.13% इंक्रीमेंट हुआ है, निफ्टी 50 में 1.3 हुआ है। तो बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस बेटर रहा है फॉर श्योर। अब यहाँ पर हम देखते हैं डे टू डे बेसिस पे, तो फ्राइडे को भी हमारा निफ्टी 50, निफ्टी जूनियर, बैंक निफ्टी स्मॉल कैप में वो देखिए चाल बहुत ना के बराबर आया। पूरा वीक का भी देखिए तो माइनस में है, और मिड कैप के अंदर में भी देखिए माइनस में, पूरा वीकली बेसिस में एक चाल की हल्की शुरुआत हो गई है। तो आज हमको बहुत क्लोजली वॉच करना है, अब इसको चलना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। सेक्टोरल हम बात करते हैं तो सेक्टर वाइज में हम देखते हैं सबसे ज्यादा जो है पिछले वीक में पीएसयू बैंक्स ने चाल दिया था 6.46। जब इतना बड़ा चाल आया है तो अब ये थोड़ा सा हो सकता है कम चले, थोड़ा खड़ा हो जाए, तो बाकी दूसरे का नंबर होगा। निफ्टी आईटी सिंगल डे की चाल 3.8% है, पूरे वीक की 3.13 है। यानी पहला दिन था इसकी चाल की शुरुआत हुई है अच्छे तरीके से। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक हमारे लिए हमको आगे का एक राह दिखाता है कि कौन सा सेक्टर चलेगा। फाइनेंशियल सर्विसेज, सर्विस सेक्टर, ये हमारे वीकली और डेली पे भी अच्छा मूवमेंट दे रहा है। तो ये अब मूवमेंट दिखा रहा है। मेटल सेक्टर आपने देखा, सारी दुनिया इसके खिलाफ थी। मैं आपको हमेशा कहता हूं मैं बहुत बुलिश हूं, और अभी तो आपने इसका गेम देखा ही नहीं है। आप देखिएगा आने वाले साल 2 साल के अंदर में जो नज़ारे दिखाएगा। तो ये बेसिकली एक आपको हमने एक रफ आइडिया दे दिया है। कमोडिटीज के अंदर हम देखें तो कमोडिटीज के अंदर में
हमारे सॉरी निफ्टी के जो दूसरे सेक्टर है उसमें एनर्जी है, मीडिया है, इन सब में भी छोटा मोटा चाल आया है। ये हम आपसे जो कह रहे थे वो ये रहा, देखिए फार्मा। हमने आपसे क्या कहा, अब फार्मा का काम हो गया है। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट चल सकता है, एज अ सेक्टर इसमें अब बहुत बड़ी चाल मुझे नजर नहीं आ रही है। वैसे भी जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, यानी मनी लिमिटेड है, तो हमको सब में क्यों कूदना है? तो इसका ध्यान रखें आप। अब ये क्योंकि 3% गिरा है, तो एक दो शेयर में कोई बाउंस बैक आ सकता है, आएगा। हेल्थ केयर फिर भी ठीक है, तो उसको हम लोग आगे एक एक करके आपको हम दूसरे वीडियो में दिखाएंगे, इन हर सेक्टर के अंदर के स्टॉक्स का मूवमेंट। ये हमारा निफ्टी का है। निफ्टी ने क्लोजिंग दिया था 18360 का। आज यदि 18450 या 500 कहीं भी खुलता है तो 100-150 पॉइंट की चाल तुमको ऐसे ही मिल जाएगी। डाउ जोन्स वगैरह में भी उस दिन का कारोबार अच्छा ही था, पॉजिटिव में थे। नस्डैक में देखे कितनी बढ़िया चाल आई। मैंने आपसे क्या कहा था, अब जो मार्केट, अमेरिकन मार्केट में जो चाल बनी है पिछले हफ्ते में, वो इस तरह की चाल नहीं है कि वो गिरने के लिए उठा है। अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए इसने चाल लिया है। अब एक बार चाहे बाउंस बैक ही सही, लेकिन इन सब में एक अच्छा खासा अब इसमें अपसाइड मूवमेंट आएगा। तो क्योंकि हम सारे वर्ल्ड मार्केट अब अलाइंड हो चुके हैं, तो सब इकट्ठे साथ में ऊपर की यात्रा की तरफ चलेंगे। ये आपने देखा ब्राजील का है, ये भी ऊपर 2% था। मतलब लगभग सारे आप देखेंगे सब प्लस में है। और विक्स, इंडिया विक्स 7% माइनस है, अमेरिका विक्स 4% माइनस है। तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी जो है कूल डाउन हो चुकी है। ये हमारा कल रात का जो है स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, तो उसमें हमारा निफ्टी 18500 पे एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो रोज जीने वाले प्राणी हैं, जैसा होगा देखेंगे। कल रात तक ये सारे पॉजिटिव थे, आज थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा तो इसके चक्कर में ये 150 पॉइंट कम खुल जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। वीकली चार्ट देखिए, वीकली क्लोजिंग हाईएस्ट एवर हमको मिला। ये हमारा जो अक्टूबर 2021 का जो हाई था, उसको इसने जस्ट क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोज किया है 18350। उस समय का हमारा हाई लगभग उसी के आसपास का था, उसको जस्ट क्रॉस किया है। डेली में हम देखें तो बहुत ही बेहतरीन इसने गैप अप भी खोला है, और ऊपर में एक तरह से आप समझ सकते हैं पूरा फुल डे बुलिश होकर के हाईएस्ट पॉइंट पर ही क्लोज किया है। यही हमारा बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में सेम वीकली कैंडल देखिए कितना बेहतरीन है। ऑल टाइम हाई के ऊपर इसने पहले एक बार किया था, फिर करेक्शन दे दिया। इस बार ये जो मूव है ये कंफर्मेटिव मूव है। इसका मतलब अब यदि ये करेक्शन करता भी है तो इसको 41,000 के नीचे अब इसको नहीं आना है। ये हमारा नया बेस बन जाएगा, इसको हम सेफली मान सकते हैं। निफ्टी 500 इसका डेली का देखिए, इसने भी अपना नया हाई बनाने का कोशिश कर रहा है। और ये इसका वीकली क्लोजिंग देखते हैं तो अभी थोड़ा दूर है, इसमें एक और ये दो, इन दो हाईस को अभी क्रॉस करना बाकी है। लेकिन इस चाल के अंदर में इसमें दम है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है, आगे कंटिन्यू रहने की पूरी संभावना है। ये मिड कैप है, इसमें जैसा हमने आपसे बात किया था अभी तक वो स्ट्रेंथ दिखा नहीं। उस दिन भी देखिए नीचे की तरफ आ गया है, और वही स्मॉल कैप में हुआ था। निफ्टी मेटल का देखिए वीकली चार्ट, ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। पिछला लास्ट टू लास्ट वीक बड़ा चाल आया था, तो इसलिए पिछला वीक में थोड़ा कम चाल आया है। तो ये ऐसे ही चलता है। आप यदि यहाँ पे भी देखें तो एक बार चाल आएगा, खड़ा हो जाएगा, फिर चाल आएगा, फिर खड़ा हो जाएगा। बाजार ऐसे ही चलता है। आपको देखने में सारे के सारे कैंडल ग्रीन दिख रहे हैं, लेकिन इसमें ये वीकली है। तो इस वीक में जो 5 दिन होते हैं उसमें आपको उतार चढ़ाव दिखेगा। तभी आपको देखे, जैसे ये जो जगह है नीचे भी गिरा तो ऊपर आके क्लोज कर गया ना, तो ये आपको संभालना होता है। इंटरनेशनल मार्केट, अब इसको हम लेने के पहले इस वीडियो को एक बार हम चलिए हम फटाफट इसको भी देख लेते हैं। डाउ जोन्स वीकली कितना बेहतरीन चाल है, सारे रेजिस्टेंस को अपने संभाल करने के बाद में जो सपोर्ट यहाँ पर लिया और ऊपर के रेजिस्टेंस के पास पार करने का तैयारी में है। अब लेकिन डाउ जोन्स थोड़ा देख करके लग रहा है कंपैरेटिवली अदर मार्केट्स, यूएस मार्केट्स के, थोड़ा सा उतना बड़ा चाल इसमें देखने को नहीं मिलेगा। इसमें ऑलरेडी अच्छी चाल आ गई है, ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली सुस्त चाल चलेगा। नस्डैक, इसमें चाल आया ही नहीं था। पिछला वीक देख कितना बेहतरीन है, 10,500 से सीधा 11,300 है, यानी करीब 7% से आसपास, 6 से 7% चाल सिंगल वीक में इसको मिल गया।
अब ये जो शुरुआत हुआ है, अब एक बार कम से कम ये 13,000 तक तो जाएगा। एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखी है आपके लिए। तो ये पहले का जो लाइन था, इस जगह पे बहुत अच्छा सपोर्ट लिया और बहुत सुंदर कैंडल बना के यहाँ से निकाल के ले गया है। तो नस्डैक अच्छा चलेगा तो हमारे यहाँ आईटी सेक्टर भी हमको अच्छा परफॉर्मेंस देगा। ये रसल है, वहाँ के 2000 कंपनी का स्टॉक है। इसका वीकली भी देखिए, ये जो इसका प्री कोविड का जो हाई था, वो इसके लिए बहुत सुंदर सपोर्ट का काम किया। इसकी रीटेस्टिंग हो गई और बहुत सुंदर तरीके से निकाल के ले जा रहा है। तो आने वाले समय में, महीनों में, साल में हमको अमेरिकन मार्केट में रसल के अंदर बहुत बेहतरीन चाल मिलेगी। और इस चाल में आपको अभी जो चल रहा है, इसमें नस्डैक में भी आपको अच्छी चाल मिलेगी। इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। तो ये S&P 500 है, ये भी अपना सही काम कर रहा है अभी फिलहाल, लेकिन सुपर ट्रेंड के नीचे है। बट स्टिल जगह बहुत सही है। इसका ये जो रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, उसी जगह सपोर्ट लेके निकाल के ले गया है। तो ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना लंदन का चार्ट है, यूके का। तो यूके का चार्ट भी ठीक से अभी संभाल के रखा अपने आप को, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये अभी तक प्री कोविड लेवल को क्रॉस नहीं कर सका है, लेकिन संभल चुका है वहां का बाजार भी। ये हमारा कैक है फ्रांस का। इसका भी देखिए, प्री कोविड लेवल के हाई के यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक बार दो बार करेक्शन थोड़ा डीप किया, लेकिन वहां से बहुत सुंदर तरीके से निकाल के लेके जा रहा है। जर्मनी सेम पैटर्न है। तो अभी तक जो मैंने आपको चीजें दिखाई हैं, इसमें सबसे यूनिक बात क्या है, ये जो बाजार का मूवमेंट है, ये जिस तरह से बाजार चल रहा है, जो चाल इसने बनाई है पूरे वर्ल्ड मार्केट में, ये मुझे बहुत पसंद आया है। ये काफी मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है। मैं ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, काफी कंफर्ट दे रहा है जिस तरीके से ये निकाल के ले जा रहा है। अब हम बहुत स्मूथ, जिसको बोल सकते हैं, स्मूथ राइड के लिए तैयार हो चुके हैं। यहाँ से जर्नी हमारी बहुत बेहतरीन जाएगी 2 साल की। इसलिए मैं आप सबके लिए 1 साल का एक प्लान अभी लॉन्च करूंगा, इसी वीक करूंगा। जो दोस्त इस पूरे यात्रा को साथ जीना चाहते हैं, मैं अपनी तरफ से उसमें प्रयास करूंगा। तो उसमें आप जो जुड़ना चाहें, बहुत अच्छा है। मेरा ये वीडियो तो फिर भी आता रहेगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये मैंने अपने और एक गुरु से सीखा है। तो जो उन गुरु को फॉलो करते हैं वो समझ सकते हैं कि मैं किन की बातें कर रहा हूँ। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और ये मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ सबसे पहले अपने खुद के लिए, उससे मेरी भी प्रैक्टिस हो जाती है। मैं जब पब्लिकली शेयर कर रहा हूँ तो मुझे बहुत सुलझा हुआ, बहुत समझा हुआ विचार को शेयर करना होता है। तो ये आपने देखा पूरे वर्ल्ड मार्केट में कितनी बेहतरीन काम हुए हैं। एक बार हम थोड़ा सा आगे भी देखते हैं। डॉलर इंडेक्स, ये हमारा कमोडिटीज है। कमोडिटीज के अंदर आपने देखा है वीकली बेसिस पे कितनी बेहतरीन चाल हमको कमोडिटीज में मिली है। कॉपर भी जो नहीं चला था, वो भी 7% मूव कर चुका है और इस महीने 15% की चाल दे चुका है। एल्युमिनियम, देखिए आप एल्युमिनियम को, एल्युमिनियम के अंदर में भी कितनी अच्छी चाल आ गई है। 8% का महीने में, पिछले वीक में 5% का आ गया है। अब गोल्ड भी चलने लग गया है, सिल्वर भी चलने लग गया है। बचा क्या दोस्तों, ये देखिए गोल्ड। आपको मैं गोल्ड का चार्ट दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर इसने चार्ट बनाया है। सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं। हमने आपसे बात कही थी कि यहाँ पर हमको देख के लग रहा है स्ट्रक्चर को, अब ये अपना एक कहीं ना कहीं अपना ये हाई बना चुका है और बहुत जल्दी, चाहे 2 महीना ले ले, लेकिन अब इसके ऊपर जाना जल्दी से आसान नहीं होगा और यहाँ से नीचे की यात्रा शुरू कर देंगे। आपने देख लिया कितना सुंदर ये पिछले वीक का कैंडल है, कितनी अच्छी खासी इसमें गिरावट आई है। हमने आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिया था कि $109 के नीचे जाएगा तो हम 105 104 तक आ जाएंगे। 105 में तो कोई गोल है नहीं, 104 तक भी आ जाएगा, इसकी पूरी संभावना है। अब क्योंकि मार्केट में जब चाल आती है तो एक नाक सीट पे तो आ नहीं सकती है, तो कभी बाउंस बैक लेगा, लेकिन इसके नीचे के काम शुरू हो चुके हैं, ये स्पष्ट दिखता है। डेली बेसिस पर देखिए कितनी अच्छी इसकी मूवमेंट है। डे ऑन डे बेसिस पे ये अपना डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहा है और ये हमारा इंडियन करेंसी है, इसमें भी स्ट्रेंथ आ गया है। ये भी आप देखिए फर्स्ट क्लास नीचे अपना मूवमेंट लेके रखा है। ये आपका हमारा दिल्ली का चार्ट है। अब ये 62% तक तो नॉर्मली करेक्शन देता ही है और वहां आके बाउंस बैक ले सकता है, तुम ज्यादा दूर नहीं है, यानी 80.25। देखते हैं आगे कैसा करेगा।
ये मंथली का है। मंथली में हम देखें तो अभी बहुत दूर है, 23% को अभी इसने ब्रेक किया है, तो 38% तक तो आना चाहे तो आ सकता है। पहला बाउंस बैक लेने के पहले ये हो सकता है। तो हम एज्यूम कर सकते हैं सेफली $79 और उसके बाद $77। यहाँ तक हम अपने आने वाले महीनों में हम इसको धीरे धीरे ग्रेजुअली नीचे जाता देख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अब हमारी चिंता जो करेंसी को लेकर के थी वो भी अब हमारे को वो चिंता की बात नहीं है। वीकली में ठीक मूविंग एवरेज पर अभी टिका हुआ है। देखते हैं आज कैसा करता है। सारे इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं कमजोरी का संकेत। तो ये सेफली हमको लगता है 79 के नीचे आ जाना चाहिए, ऐसा लग रहा है। आता है नहीं आता है देखेंगे उसमें क्या है, क्योंकि ये वर्ल्ड के बाकी चीजों से जुड़ी हुई है, इसलिए हमको उसको अलग नजरिए से देखना होता है। एक सेकेंड दोस्तों। तो ये हमारा सारे यूएसडी, ये हमारा डॉलर का आप लेवल भी आपको दिखा देता हूं। इस मंथ का लेवल 80.95 का है। हम ऑलरेडी उसके नीचे एक दिन की क्लोजिंग दे चुके हैं। अब 2 दिन की और क्लोजिंग चाहिए, उसके नीचे आ जाता है लगातार 3 दिन का, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे। अभी यदि हम डे इंट्रा डे में हम बाउंस बैक भी ले लेते हैं तो हमको बहुत स्ट्रांग हमको रेजिस्टेंस मिलने का संभावना है 81.25 के आसपास। और वैसे भी हम यहाँ पर 80.925 हमारा वीकली लेवल पर है और 81.35 इसका पहला जो एक इसको रेजिस्टेंस मिलता है। जिस तरह से वीकनेस आ गई है इसके अंदर में, उसको देख के लगता है यहाँ पे अपना इसको रेजिस्टेंस मिल जाना चाहिए, उसको रेस्पेक्ट कर लेना चाहिए। और यदि यहाँ तक बाउंस बैक ले भी लेता है तो वहां से नीचे आ जाना चाहिए। ये एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो हमको 3 दिन से बेसी यदि हमको 80.95 के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो समझ लो बहुत सुंदर काम और हो जाएगा इस महीने में अपना बाकी चीजों का। गोल्ड फ्यूचर्स को देखिए आप। गोल्ड के अंदर में जो चाल बनी है पिछले वीक में, कितने सुंदर तरीके से खींच के ले गया। ये वो जगह थी जहां पर 1 2 3 बार इसको सपोर्ट मिला था। मैंने आपसे क्या कहा था इस जगह पर, अब यदि यहां से गिर गया तो फिर ये बहुत स्ट्रक्चर बिगाड़ देगा और इसके लिए काफी दिक्कत आ जाएगी। इसको यहाँ संभाल लेना बहुत जरूरी है और इसने संभाल लिया है। और जितना दिन इसने लिया था गिरने में, उससे देखिए सिर्फ 5 दिन में उसने इसको खींच के बाहर निकाल के ले गया है। ये होता है बहुत ही बेहतरीन चाल। तो ये साफ दिखाई दे रहा है अब गोल्ड अपनी ऊपर की यात्रा शुरू कर दिया है, गिरते पड़ते ऊपर जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लंबे टाइम की करेक्शन के बाद बाहर निकल रहा है। ये इसका वीकली टाइम देखिए, तो वीकली टाइम फ्रेम में 62% में इसने सपोर्ट 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लिया था, इसको फिर ब्रेक भी कर दिया। तो इसका जो नेक्स्ट लेवल जो था 78% का, उसके आसपास आके भी इसने 3 बार मल्टीपल सपोर्ट लिया है और यहां से खींच के कितना सुंदर तरीके से निकाला है। तो गोल्ड, मैं आज तक कभी आपसे इसके बारे में अच्छी बात नहीं करता था, पहली बार इसका चार्ट दिखा रहा है, बहुत सुंदर चार्ट इसका है। सिल्वर सेम वही पोजीशन है, ये अपना निकालना शुरू कर दिया है। इसका वीकली टाइम फ्रेम का देखिए चार्ट, 62% रिट्रेसमेंट के ऊपर में काफी समय तक काम किया है। अब बड़े टाइम का करेक्शन कंप्लीट करके बाहर निकल रहा है। ये जो इसका लो है 1 2 3, अब इसको क्रॉस करता है, यानी इसको हम सेफली मान लेते हैं $22। तो $22 के ऊपर 2 दिन 3 दिन का क्लोजिंग मिल जाता है तो ये भी आपको फिर अपना ऊपर का अच्छा नजारा दिखा देगा। तो दोनों में बहुत अच्छा काम हो रहा है। कॉपर परफॉर्म नहीं कर रहा था, हम जब इस जगह बात किए थे एक रेंज में फंसा हुआ था, कितने सुंदर तरीके से पिछले हफ्ते निकाल के ले गया है। ये देखिए, इसको बोलते हैं चाल। ये एक दिन की कैंडल पिछले कितने दिनों का चाल को अकेला ही अपने अंदर एब्जॉर्ब करके निकाल के ले गया है। वीकली की बात करें तो इतने वीक से खड़ा हुआ था और ये 2 हफ्ते के अंदर ही सारा खींच के बाहर आ गया। पहला वीक में इसको एक तरह से एनगल्फ कर लिया और इसमें निकाल के बाहर ले गया और ये अपने बहुत अच्छे सपोर्ट एरिया से निकाल के लेके जा रहा है, जहां पे एक परफेक्ट जिसको होता है 62% रिट्रेसमेंट की जगह से खींच के निकाल के लेके जा रहा है और बहुत अच्छा कंसोलिडेशन करके लेके जा रहा है। तो अब इसके अंदर भी आपको चाल मिलने की बहुत संभावना है, जो कि इंडिकेट करता है कि मेटल एज अ सेक्टर आपको अच्छा मूवमेंट मिलेगा। कॉपर का भी हमने आपको लेवल बना के दे दिया है। इस मंथ का हाईएस्ट 683 है,
हमको क्लोजिंग 700 के ऊपर की मिल गई है। 2 दिन और कारोबार कर ले 700 के ऊपर में या 685 के ऊपर में, हमारा तो उससे भी काम हो जाएगा, तो उस पर कर ले। आज का लोएस्ट लेवल 692 है, अच्छी बात है। इसके ऊपर यदि टिका रहता है तो हम इसके ऊपर ऑलरेडी रहेंगे। जल्दी से हमारे सब लेवल्स कटते नहीं, आपको पता है, तो ये अच्छी बात है। और वीकली पे भी देखें तो जब तक हम 700 के ऊपर है तब तक हम न्यूट्रल से बुलिश है। तो ये सब हमको कॉन्फिडेंस देता है कि अब मेटल का गेम ऊपर का शुरू हो जा रहा है। बहुत दिन हो गया, एल्युमिनियम को भी देख लेते हैं। वीकली चार्ट ये देखिए, इतने दिनों से खड़ा था और 2 वीक में अब ये इसको निकालने का बाहर कोशिश कर रहा है। चाल इसमें भी अच्छी बनी है, पिछले फ्राइडे को आप देखिए, बहुत सुंदर है। मैंने आपको शुरू में फिगर्स के चार्ट दिए थे, उसमें परसेंटेज टर्म में करीब 5% के से ज्यादा की इसमें चाल आ चुकी है। ये हमारा एक बिटकॉइन को भी अब देख लेते हैं, क्योंकि इसकी भी बहुत खबरें चली है, बहुतों का ध्यान इस पर भी था। मैं पिछले नवंबर महीना से आपसे बात कर रहा था कि इससे दूर नहीं है। आपने इस पूरे साल में देखा 2-3 बड़े बड़े झटके मारे। लोग बात कर रहे थे 2 लाख 3 लाख बिटकॉइन हो जाएगा, 16,000 वापस आ गया। 16,000 छोड़े दोस्तों, ये 8,000 भी आ जाएगा। इसने अपना रास्ता खोल दिया है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ही अपने आप में बैंकरप्ट हो गई है। एक न्यूज है, हम जब न्यूज के सेक्शन में जाएंगे तो वहां देखेंगे नोटवर्दी न्यूज। अच्छी अच्छी खबरें देना हमारा काम है। पिछले बार हमने आपको जीएसटी कलेक्शन बताया था, तो ये बताता है कि रेवेन्यू आ रहा है गवर्नमेंट के पास में, सेल्स हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, तभी जाके जीएसटी कलेक्शन आ रहा है। ये पिछले बार का था। इस बार का देखिए, इस हफ्ते का न्यूज है, ग्रॉस डायरेक्ट कलेक्शन जंप्स 31% टू 10.54 लाख करोड़। अब सोचिए दोस्तों, जो 2 साल पहले का बजट जो अनाउंस हुआ था 2020 के बजट सेशन में, यानी फरवरी 2020 में, उस समय टैक्स का रिडक्शन हुआ था। उसके बाद भी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हमारा जो है बड़ा है, जबकि इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी शुरुआत हुई है। लोगों को तो अभी भी नहीं विश्वास हो रहा कि हम कुछ मूवमेंट हो रहा है हमारे कंट्री के अंदर में। कुछ सेगमेंट बहुत बुरी तरह प्रभावित है, वो जल्दी से खड़े शायद न भी हो पाए। लेकिन हम जब हिंदुस्तान की बात करते हैं, इंडिया एज अ कंट्री एज अ होल, कितना बेहतरीन इसकी आप देखिए मूवमेंट है। अभी तक इतना बेहतरीन कलेक्शन आया है, ये अपने आप में दिखा रहा है कि इनकम भी इंक्रीज हो रही है, तो सरकार को दोनों तरफ से पैसे मिल रही है। ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जंप्स 31%। ये हमारा जो है मैक्रो, हमारे कुछ फ्रेंड्स हमसे मैक्रो के बारे में बात करते थे। मैं ज्यादा दिमाग इसमें लगाता नहीं, क्योंकि मुझे उतनी समझ है नहीं। लेकिन एक पॉइंट की मुझे थोड़ी सी समझ है, वो है जीडीपी पर कैपिटा। ये हिस्टोरिकली देखा गया है, जब भी 2000 से $2,500 के ऊपर किसी भी कंट्री का होता है, स्पेशली जिनका साइज इंडिया चाइना जैसे होते हैं, तो वहां एक बहुत ही बड़े स्केल का इकोनॉमिक एक्टिविटी का चक्का शुरू हो जाता है और बहुत बड़ा एक मतलब धमाका होता है। अच्छे के लिए ग्रोथ बहुत जबरदस्त होता है। अभी हम लोग सेकेंड टाइम हम लोग $2,000 के ऊपर हम लोग चले गए हैं। ये हमारा इस समय का जो लेटेस्ट फिगर है वो हमारा है $1961, वेरी क्लोज टू $2,000। ये दिसंबर 2021 का रेफरेंस से लिया गया, प्रीवियस ये था, अब ये आ गया है। तो पर कैपिटा हमारा बहुत अच्छा जा रहा है। मॉर्गन स्टैनली का एक ये रिपोर्ट भी है कि उनका मानना है आने वाले 10 साल में हमारी जो जीडीपी है कंट्री की, वो $3.4 ट्रिलियन से $8.5 ट्रिलियन हो जाएगा, यानी मोर देन डबल हो जाएगा। इसका मतलब अभी हम $2,000 के आसपास है, हम खूब आसानी से 4,000 से $5,000 को हम क्रॉस कर जाएंगे। ये उनका उनका एस्टिमेशन है, ये छोटी मोटी एजेंसी नहीं है। इनके ऊपर हम लोग रिलाई करते हैं, इनके डेटा के ऊपर में। और इन्होंने अपने रीजनिंग भी सारे दिए हैं। इंडिया साइज एंड स्केल आर वन ऑफ इट्स की एसेट्स विच विल एनेबल इट टू बी द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाई 2027। यानी हम सिर्फ 5 साल दूर है यहाँ से। और इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि इंडिया जो है इट विल एड मोर देन 400 बिलियन टू इट्स जीडीपी एवरी ईयर। तो ये कितनी अच्छी खबर है। ये इनके स्टेटमेंट को हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये इन्होंने अपना दिया है। इनके मुताबिक तो हम $8,000, 8 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे, जीडीपी हमारी इतनी अच्छी ग्रो करेगी, ये ऐसा इनका अनुमान है। ये हमारे जो वर्ल्ड के बड़े बड़े जो रिसर्च एनालिस्ट है उनकी ये
हमने आपसे शेयर किए हैं। स्टेट बैंक का तो हमने आपसे पिछली बार शेयर कर लिया था, आपको फिर से दिखा दिया है कि उनका भी यही मानना है कि लेंडिंग बहुत बढ़ेगी। तो ये सारे फैक्टर्स जो है आपको दिखा रहा है कि कितना अच्छा है क्रिप्टो करेंसी। ये हम आज क्यों कवर कर रहे हैं? पिछले साल लास्ट 1 ईयर में हमारे हिंदुस्तान के जो यंग पॉपुलेशन है, मैंने आपसे नवंबर 2021 में शेयर किया था, वो सारे क्रिप्टो करेंसी के अंदर में घुस गए हैं। उनका पैसा चाहे लाख लाख रुपया करके जाए, लेकिन इंडियन यूथ का बहुत बड़ा साइज का पैसा वहां चला गया है। तो वो भी हमारे मार्केट से तो बाहर निकल गया, यहाँ पर नहीं आया है। अब क्योंकि क्रिप्टो करेंसी फाइनली बैंक्रप्सी फाइल कर दी है, इनका जो एक FTX है, तो उन्होंने फाइल कर दी है। और हम लोगों ने देखा पिछले हफ्ते कितना गंदा उसमें फॉल आया है। तो अब जो इतने जिसको बोलते हैं यंग जनरेशन, जो हमको बोल रही थी कि आपको मालूम नहीं है, आप अपनी बातें रहने दो, आप लोग स्टॉक मार्केट को देखो, गोल्ड को देखो, सिल्वर को देखो, आपको पता नहीं है नया जनरेशन के करेंसी है। सर जी, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसका कोई औचित्य नहीं, कोई आधार नहीं है, वो कैसे आपको उस तरह के रिटर्न दे सकता है? एक सेकंड दोस्तों। इसके अलावा पिछले 10 साल में $1 का चीज यदि $60,000 हो चुका है, कहीं ना कहीं तो रुकावट आएगी। हम यदि वैसे भी मान लें तो कहीं ना कहीं तो रुकावट आएगी, करेक्शन आएगी। उसमें जो भी एक अच्छा होना है, उसको जरूरत से ज्यादा लोगों ने उसको, जिसको बोलते हैं ना, ओवर हाइप हो चुका था। तो इसका ये दुर्दशा हो गया है। तो इसमें ये आपके सामने में जो है बड़ी गंदी खबरें हैं। एटलीस्ट $1 बिलियन ऑफ क्लाइंट फंड मिसिंग एट फेल्ड क्रिप्टो फर्म FTX। ये फ्रॉड का काम है, चीटिंग का काम है, ये सब सामने दिख रहा है। तो अब इससे होगा क्या? सबको लगता है कि इससे हमारे स्टॉक मार्केट में फर्क पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव पड़ेगा। जब वहां से भरोसा उठ गया है, तो चाहे जो भी भाव हो, लोग वहां से निकालेंगे ही निकालेंगे। जो बच जाए उतना ठीक है। और जो इतने एग्रेसिव होकर के वहां पे चिपक के बैठे हुए थे, उसकी बहुत बड़ी संभावना है कि अब फर्दर वहां पे फंड्स हमारे कंट्री का तो कम से कम नहीं जाएगा। क्योंकि हमारे देश में हमारी सरकार ने तो उसको लीगलाइज कभी किया भी नहीं था। और उन्होंने कहा भी था कि इससे जो भी लॉसेस होंगे वो किसी भी और प्रॉफिट से सेटअप नहीं होगा, क्रिप्टो का सिर्फ क्रिप्टो के साथ ही होगा। तो वो पहले ही समझ चुके थे, इतने समझदार हैं, और तभी उन्होंने इस तरह की पॉलिसीज को इन्होंने डिजाइन पहले ही कर दिया था। तो ये सारी चीजें हैं, क्रिप्टो का दिखाना आपके लिए, हमारे लिए बहुत जरूरी था। तो ये बहुत बड़ी खबर थी। और स्टॉक्स के लिए अब मैं काम करता हूँ, नहीं तो आप ये वीडियो देख नहीं पाएंगे। मार्केट शुरू हो चुका है, तो हम एक बार इस वीडियो को यहीं विराम करके अपलोड करते हैं, तब तक आप इसको देख पाएंगे। फिर मैं आपको स्टॉक्स पे भी दिखाऊंगा कि क्या क्या स्टॉक्स में कैसे चाल थे, और क्या क्या होने की संभावना अब है। और आपको कहीं भी कोई भी तरह का अब अपने मन में डाउट नहीं रखना है। बस अपने स्टॉप लॉस को ध्यान में रखें, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करें, जिसमें भी एंट्री ले रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रख के करें। मैं दोहराता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रख के करें, और बस राइड करें। अब आपके पास दूसरा कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि मार्केट उस जगह पर आ गई है। अब आपको हर दिन झटके दिखाएगी, डर दिखाएगी, और यहाँ पे दिखाना करना बनता भी है। तो ठीक है दोस्तों, आपका ये हफ्ता बहुत शुभ जाए, और आगे का पूरा जो 2 साल जो मैंने आपसे अपना व्यू शेयर किया है, हम बहुत बुलिश होने वाले हैं। बस इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके, इसके लिए अब डिसीजन आपको लेना है कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।